नमस्कार, इंसाफ एक्सप्रेस भारत पर आपका स्वागत है। अभी मैं कमला नेहरू नगर बक्खो टोली में हूँ। हमारे साथ पसमानदा बक्खो आंदोलन से जुड़ा बड़ा नाम रियाजुद्दीन बक्खो साहब हैं। इनसे हम पूछेंगे यहाँ की क्या स्थिति है। सबसे पहले आप कमला नेहरू नगर की स्थिति बताइए, क्या हालात है यहाँ के? ये बिहार का सबसे बड़ा स्लम इलाका है और इसमें 90% लोग शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। उसमें 50% बक्खो समाज के लोग हैं। लगभग 800 घर बक्खो की आबादी है यहाँ पर। और पसमान है, चमार है, पासी है, मोची है, सारे कम्युनिटी के लोग हैं। सब आपस में मेल मोहब्बत कर हम लोग यहाँ पर आज से नहीं 60-70 साल से रह रहे हैं। और कमला नेहरू राजधानी में, ये राजधानी की स्थिति है। अब हम सीधे सीधे सवाल पर आ जाते हैं कि बगल में इमारत शरिया है। इमारत शरिया की कभी यहाँ नज़रसानी हुई है या नहीं? इमारत शरिया जो प्रतिनिधित्व करता है, अगर वोट लेना होता है तो पूरे मुसलमानों के नाम पर, धार्मिक के नाम पर वोट लेते हैं। लेकिन प्रतिनिधित्व जो यहाँ पर किसी तरह के, चाहे वो इमारत शरिया कोई कोऑपरेट नहीं है, चाहे वो तालीम का मामला हो, चाहे जो है कि रोज़गार का मामला हो, चाहे जो है कि आरक्षण का मामला हो, हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। चूँकि वो दलित समझ के हमें हमेशा इग्नोर करते रहा है। कभी भी इमारत शरिया वाले यहाँ आते नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, कबाड़ दिया गया, आग लग गया, कभी भी किसी तरह का कोई मामला हुआ, एक मदरसा तक नहीं है, एक मस्जिद तक नहीं है। तो यह सब चीज़ जो है कि दिखावा है। हमारा शरिया हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो अशराफों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आ जाते हैं वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि जो वाकिफ़ जो है, जो ज़मीन वक्फ करते हैं, वो गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए, यतीमों के लिए, बेवा के लिए। क्या इसका फ़ायदा बक्खो समाज को मिल रहा है? आज़ादी के बाद से आज तक बक्खो समाज के एक भी लोगों को वक्फ प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा ना हुआ है। यहाँ तक के जो दुकानें वगैरह ये लोग आवंटन करते हैं, कहीं न दुकान दिया गया है, न बक्खो समाज के लोगों को मेंबर बनाया गया है, न चेयरमैन तो बहुत दूर की चीज़ है, मेंबर भी रहता। तो आज बक्खो समाज अभी परसों तरसों जो है कि 250-300 घर को कबाड़ दिया गया। किनका घर था ये? बक्खो समाज का घर था। सब उसमें रहते थे लोग, बेचारा झोपड़ी बना के, प्लास्टिक की झोपड़ी बना के उसको कबाड़ दिया गया। अगर चाहते हैं यहाँ का प्रतिनिधि, चाहे इमारत शरिया हो, चाहे दारत शरिया हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, वक्फ प्रॉपर्टी में इरशादुल्लाह कहाँ है? वो चाहते तो भाई वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर किसी को बसाया जाता है। लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। दलित वर्ग का, गरीब का, उसमें पिछड़े का, पसमानदा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। वक्फ की ज़मीन पर किसका कब्जा है? वक्फ की ज़मीन पर अशराफ मुसलमानों का कब्जा है। हिंदू कब्जा कर ले वो एक्सेप्ट कर लेंगे, भैंस गाय बांध दे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बक्खो 10 घर बक्खो को बसा दे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो है कि नानी मरती है, सीधे कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा का है, रहेंगे तो हम ही रहेंगे, वरना बक्खो, नट, पमड़िया, हलालखोर, लाल बेगी, भट्ट भटियारा ये लोग नहीं रहेगा। वक्फ प्रॉपर्टी पूरे पटना में अरबों अरब रुपए की ज़मीन है, लेकिन किसी को बसाया नहीं जा रहा है। एक बार नहीं, कई बार हम लोग गए हैं, सरकार से भी गुहार लगाई है। जो सरकार चलाते हैं उसमें तो वो चेयरमैन तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं। वक्फ बोर्ड में आप बता दीजिए कि बक्खो, नट, पमड़िया का कहीं पर भी एक मेंबर है? नहीं बनाया गया। जबकि इनके पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं। हम ये कहते हैं, हम अपने समाज के लिए बताते हैं कि सभी पार्टी में रहो, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मेंबर भी बनाना चाहिए। अब विधायक, एमएलए, एमपी तो बहुत दूर की चीज़ है, मेंबर तक नहीं बनाते, उसका डेवलप कैसे हो जाएगा? उसकी तरक्की कैसे हो? जब आवाज़ आप पहुँचाएंगे, इमारत शरिया वाले जानबूझ कर तो रखे हुए हैं ही, दबा के रखे हुए हैं, लेकिन सरकार भी जो है कि नज़रअंदाज करते चले आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अभी जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इसके आप फेवर में है या विरोध में है? वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है, मोदी जी ला रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। चूंकि इसमें दुखती रद्द को उन्होंने बाज़ाब्ता कहा, अगर वो अक्लमंदी से काम लेते हैं तो पूरे भारत में गरीब और पसमानदा और दलित मुसलमानों को इसमें प्रतिनिधित्व दे, उसका फ़ायदा उनको होने जाएगा। ये मिलना चाहिए। क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी का डिफिनेशन जो है कि यतीम, बेवा, विधवा, यतीमों का, गरीबों का हक है बनता है, लेकिन इसमें सारा का सारा अशराफ मुसलमान जो कि कब्जा किए हुए, बेच के उसके लड़के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन बक्खो के लड़का को कुछ नहीं, नट के लड़का को कुछ नहीं, पमड़े के लड़का कुछ नहीं। तो ये तो इस तरह का दुर्दशा बनाया हुआ है बनाने वाले, खास करके जो कि अशराफ मुसलमान है, दूसरा कोई नहीं। अभी तो अशराफ मुसलमान जो कह रहा था कि हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा अगर वक्फ बिल, संशोधन बिल लागू हो जाता है तो, तब तो आपको पसमानदा समाज का लोग तो आपको ईमेल तो एकदम लगातार कर रहा था। तो ईमेल क्यों कर रहा था वो पसमानदा समाज?
नहीं, देखिए इसमें दिग्भ्रमित किया गया पसमानदा समाज को। अभी हाल फिलहाल में अरशद मदनी साहब जो है कि जमीयत उलमा हिंद ने जो कि रैली किया था, वो फ्लॉप से रैली रहा। पसमानदा समाज एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि भाई ये हमारा इशू नहीं है। वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन ला रहे हैं नरेंद्र मोदी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। कभी भी फॉरवर्ड मुसलमान जो है कि ये धार्मिक मुद्दा बना करके इसको रखा है, जबकि ये धार्मिक मामला नहीं था, ये गरीब गुरबा का मामला था और गरीब गुरबा के हक को, हुकूक को काटा गया था। अगर आप गरीब गुरबा का हक को देते रहते तो आज नरेंद्र मोदी को यह करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधी बात है। लेकिन यहाँ पर जो है कि जब इन लोग पर गाज गिर रहा है तो आज पूरे मुसलमानों को कह रहे हैं, लेकिन उसको कहा महमूद मदनी के रैली फ्लॉप से हुआ। अच्छा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अशराफों की ये मतलब बोर्ड है, या इसमें आपको बक्खो या पसमानदा समाज को भी? उसमें ये अशराफों का बोर्ड है और ये अशराफ का मुद्दे ही उठाते हैं। हम लोग जब भी गए 341 के मामले पर, चाहे इम्तियाज़ रसूल हो, चाहे उस वक्त मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमान भी थे, समझ गए ना, तो उन लोग से मिले तो उन्होंने कहा, मोहम्मद अली मियाँ से भी उस वक्त जीवित थे, उनसे भी हम लोग कहा, तो कहा कि देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ धार्मिक मामलों को उठाकर 341 जो है कि आपका पॉलिटिकल इशू है। 341 में अशराफ मुसलमान नहीं आते हैं, दलित मामला है, मुसलमानों में दलित और बैकवर्ड कहाँ से आ गया, ये पहले से इग्नोर करते रहे। चूँकि जब दलित वर्ग आ जाएगा क्लियर कर करके तो वो फ़ायदा उठाने लगेगा, वो फिर उसके हम शक्ल हो जाएंगे, उसके जो है कि पैरेलल में खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े इदारे में चले जाएंगे। लेकिन दलित को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, बक्खो नटपमड़िया को, तो ये तो जानबूझ के दबाया गया है। हम चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी उनको जो कि डराया जा रहा है धार्मिक मुद्दा बना करके वक्फ बोर्ड को, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं हकीकत में तो 341 को जो है कि पार्लियामेंट से पास करा दे, दलित लोग का वर्ग जो कि उसको आरक्षण मिल जाएगा और वो एक कदम चलेंगे। हमारा दावा है कि हम पूरे भारत में मोदी जी को ये वोट दिला के रहेंगे अगर 341 में मुसलमानों को आरक्षण दे देते हैं तो। अच्छा, ये ओवैसी साहब बोलते हैं कि हमारी आबादी 18% है और 2% वाला, 3% वाला, 5% वाला जो हिंदू समाज का नेता है और 18% वाले का नेता नहीं है, तो अपने को मुसलमानों का नेता घोषित करते हैं। तो इसमें बक्खो समाज या पसमानदा समाज अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए, बक्खो समाज के प्रतिनिधित्व वो करते नहीं है। हाँ, वो गुमराह करके वोट ज़रूर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जिस रोज जागरूकता हो जाएगा तो वैसी लोगों को जो कि सटने नहीं देगा, क्योंकि उसकी आज तक बक्खो पमड़िया लाल बेगी का कोई आवाज़ उठाया ही नहीं है, समझ गए ना। तो ये तो गुमराह करके वोट लेते रहे हैं और इसका फ़ायदा जो है कि उसको मिल जाता है। अब हम लोग जो कि जागरूकता समाज में कर रहे हैं कि आप अपना वोट, कीमती वोट जो है कि काम के बुनियाद पर, मुद्दा के बुनियाद पर, जैसे 99 में हम लोग जो है कि 341 के नाम पर लालू जी को हराया, उसी तरह से आपको पूरे भारत में एक बार जो है कि अशराफ मुसलमानों को हराना पड़ेगा ताकि वो एक्सेप्ट कर ले कि दलित मुसलमान जो है कि आप जागरूक हो चुका है। मजहबी तंजीम जो है उसका कहना है कि इस्लाम में ज़ात पात नहीं है। ठीक है, हम भी मानते हैं इस बात को, सारे लोग बोलते हैं कि इस्लाम में ज़ात पात नहीं है। क्या मुसलमानों में ज़ात पात है या नहीं? मुसलमानों में ज़ात पात अगर नहीं रहता तो आज बक्खो, नट पमड़िया, हरलखोर, लाल बेगी, भट्ट भटियारा, जोगी, पासी, चमार ये कहाँ से आया? इसके यहाँ शादी ब्याह अपने कम्युनिटी में हो रहा है। इस्लाम में मस्जिद के अंदर जाते हैं तो ये लोग कहता है कि हम मुसलमान एक हैं, लेकिन शादी ब्याह, मरनी जीनी, खाना पीना सारा जो कि अलग है। इसलिए इस्लाम मजहब से और समाज से आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ता है, सामाजिक बुराई है। आज तक किसी मौलाना ने जो है कि इसके बीच में अवेयरनेस न लाया कि इस्लाम जो है कि मुसवात की चीज़ है। मुसवात कहाँ है? बक्खों के बेटी की से शादी ब्याह कर लेगा कोई अशराफ लोग, नट के बेटी से शादी ब्याह कर लेगा, वहाँ तो वो हड्डी देखते हैं कि मेरा हड्डी छुआ जाएगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि सब मुसलमान एक है। इस्लाम में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मुसलमानों में ये बुराई है और मुसलमानों में ये बुराई कब ख़त्म होगी? जब इसको तालीमी, समाजी, सियासी आरक्षण दे के इसको ऊपर उठाया जाएगा तो ये बुराई धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आरक्षण इसको मिला ही नहीं है तो ये तो बुराई रहेगी। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये
मस्जिद के अंदर तो ये बहुत अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मस्जिद से बाहर जैसे आते हैं तो जात पात ऊंच नीच भेदभाव की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, कोई एक दूसरे को नहीं पहचानता है। क्या ये सही है? बिल्कुल 100% सही है। अल्लामा इकबाल जिस ज़माने में कहे थे उस ज़माने की बात को देखते हैं और आज देखते हैं तो ये बिल्कुल सिर्फ मस्जिद तक ही महदूद है। बाकी जो कि समाज में ये बुराई है, मस्जिद से बाहर निकलिएगा तो कूट कूट करके बुराई है। बक्खों की शादी बक्खों में हो रहा है, पमड़िया की शादी पमड़िया में हो रहा है, कुंजड़ा की शादी कुंजड़ा में हो रहा है। कहाँ इंटरकास्ट है? मसवात है इस्लाम में, लेकिन मसवात तो यहाँ पर समाज में है नहीं। ये बिल्कुल बिल्कुल बकवास की चीज़ है। अल्लामा इकबाल जो कि समाज को देखे नहीं थे, उन्होंने लिख दिया था मस्जिद को देख करके कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद एयाज, तो मस्जिद को देख के लिखे, लेकिन समाज को देखते तो उनकी जो है कि कुछ और होती। तो हमारे साथ थे पसमानदा आंदोलन से जुड़ा बड़ा नाम रियाजुद्दीन बक्खो साहब, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत बेबाकी से दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद।